सभी का स्वागत है YouTube पर। सबसे पहले सभी को राम राम। आज हम कक्षा 10 का मॉडल पेपर नंबर 5 खंड ब को हल करेंगे और उसमें भी सवाल नंबर 4 जो हमें दिया गया संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करना है। तो अभाज्य गुणनखंड विधि सबसे आसान विधि है। इसमें हमें क्या करना होता है, जैसे हमें दिया गया है यहाँ पर 6 और 20, तो क्या करेंगे हम HCF निकालने के लिए हम दोनों संख्याओं का अलग अलग इस प्रकार से निकालेंगे। जैसे यहाँ पर रफली पहले हम देख लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या निकलता है। 6 का अभाज्य गुणनखंड ये निकलता है, यहाँ हम लिख देंगे 6 बराबर में 2 गुणा में 3। और 20 का 2 में भाग चला जाएगा 10 बार, 2 से फिर 10 में भाग चला जाएगा 5 बार, और अब 5 का भाग चला जाएगा 1 बार। तो इसके 20 के गुणनखंड आए 2 गुणा 5। तो HCF हमें क्या करना है, दोनों में जो कॉमन आ रहा है वो हमें लिखते रहना है। 3 अब कॉमन नहीं आ रहा, नहीं लिख पाएंगे। 2 फिर से कॉमन नहीं आ रहा, 1 2 कॉमन आ चुका है, नहीं लिखेंगे। 5 फिर से कॉमन नहीं आ रहा है। तो HCF कितना आएगा, 6 और 20 का 2। इसके बाद हमें निकालना है LCM। तो LCM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर दोनों संख्याओं का एक साथ अभाज्य गुणनखंड करने होते हैं। जैसे 2 का भाग 6 में भी चला जाएगा और 20 में भी चला जाएगा। 2 का भाग 3 में नहीं जाएगा लेकिन 10 में चला जाएगा। 3 का भाग 3 में चला जाएगा लेकिन 5 में नहीं जाएगा, और 5 का भाग 5 में चला जाएगा। तो जो गुणनखंड आए वो हम लिख लेंगे यहाँ पर। 6 और 20 का ये था HCF और ये है LCM। तो LCM के लिए क्या आएगा, 2 गुणा 3 गुणा 5। सिंपल हमें क्या करना है, इन संख्याओं की गुणा कर देनी है। 2 की गुणा 2 से करने पे कितना आएगा, 4। 4 की गुणा 3 से करने पे कितना आएगा, 12। और 12 की गुणा 5 से करने पे कितना आएगा, 60। तो हम यहाँ लिख देंगे LCM कितना आया है इनका, 60। तो 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF आएगा 2, LCM आएगा 60। तो ये सवाल नंबर 4 होता है कंप्लीट। आगे हमें दिया गया सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में दिया गया द्विघात बहुपद है यानी द्विघात समीकरण, और उसमें शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जब भी हमें शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए दिया जाए तो हमें एक चीज़ करनी होती है, ये करना होता है कि A निकालना होता है, B निकालना होता है और C निकालना होता है। A किस प्रकार से निकलेगा, सबसे बड़ी घात जो होती है उसके साथ वाला A होता है, उसके बाद जिसकी घात होती है, जैसे पावर 2 थी यहाँ पे पावर 1 है, तो इसके साथ वाला B हो जाएगा। और B के साथ यानी 6 है लेकिन साथ में निशान भी आएगा माइनस का 6। और C जो हमारा होता है अचर पद, अचर पद कितना है, 4, किसका, प्लस का। अगर माइनस होता तो वो शो भी करना होता। अब शून्यकों का योग अगर निकालना है तो फॉर्मूला हमारे पास रहेगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा तो रहता है माइनस बी बटा में ए। अब माइनस ये फॉर्मूला का है और यहां पर b लिखना है, b पहले से माइनस का 6 है तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये माइनस फॉर्मूले का और ये माइनस 6 b का मान बट्टे में a का मान कितना है 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 6 का 6 भाग में कितना है 2, और 2 से 6 का भाग लगाए तो कितना आएगा 3। तो शून्यकों का योग कितना आया था 3। अब हमें निकालना है इनका गुणनफल भी। और शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला होता है C बटा में A, यानी हमारा अचर पद। तो C हमारे पास कितना है यहाँ पर 4 बटे में A कितना हमारे पास 2, भाग लगाने पे कितना आएगा 2, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना आया, फाइनल आंसर 2। तो ये हमारा योग और ये गुणनफल होता है क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। आगे में दिया गया सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 में हमें दिया गया निम्न समीकरण है और उनको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो सबसे पहले हमें जो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, उसे हम लिख लेते हैं। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी, ये समीकरण 2 हो जाएगी। हल में हम वापस इसे लिखेंगे, ठीक है। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले प्रतिस्थापन करना है। तो समीकरण 1 कोई भी हम ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हम समीकरण 1 ले लेते हैं,
2x प्लस वाई बराबर में 13। तो यहाँ पे y को रखेंगे और बाकी जो संख्याएं हैं उसको हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। कैसे? जैसे y था बराबर में 13 था, ये प्लस का 2x इधर आए किसका हो जाएगा, माइनस का 2x। ये बन जाएगा हमारी समीकरण नंबर 3, यानी एक प्रकार से y का मान आ गया। इस जो y का मान आया समीकरण 3 में, इसको हम समीकरण 2 में या किसी में भी वैसे रख सकते हैं। हमें x का मान निकालना है तो हम लिखते हैं यहाँ पे y का मान या फिर समीकरण 3 का मान। ठीक है, समीकरण 2 में रखने पर तो देखो समीकरण 2 हमारे पास ये थी 5x माइनस 3y बराबर 16। तो जहां पर सिर्फ y है वो y का मान रखना है हमें, ये बाकी एज इट इज वैसे का वैसा ही रहेगा। y की जगह y का मान क्या रहेगा, 13 माइनस 2x। एक से अधिक पद हो तो ब्रैकेट लगेगा ही लगेगा, बराबर में 16। ध्यान से देखिए, देखो 5x वैसे का वैसा है, माइनस है 3 है, y की जगह y का मान रख दिया मैंने और बराबर, और 16 वैसे का वैसे। ध्यान से देखेंगे यहाँ पे 5x वैसे का वैसे रहेगा। ब्रैकेट को हमें हल करना है। ब्रैकेट को कैसे हल करेंगे, देखो 3 की गुणा 13 से करने पे कितना आएगा, 39, और निशान किसका आएगा, माइनस, और यहाँ पे प्लस माइनस, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। 3 की गुणा 2 से करने पे आएगा 6 और x का x, ब्रैकेट खुल गया, बराबर में कितना आ गया, 16। अब x को अलग और संख्याओं को अलग करेंगे तो देखो 5x और 6x पहले से अलग ही है, दोनों प्लस किया, कितने हो गए, 11x। ये 16 था, ये माइनस का 39 इधर है, किसका आ गया, प्लस का 39। 16 और 39 को प्लस करने पे आएगा 55, और x के साथ वाली संख्या कहा जाती है हमेशा भाग में। तो 11 का 55 में भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो हमारे पास x का मान आ चुका है। अब इसी x के मान को आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। इसके बाद ही लिखना है हमें आगे कि x का मान समीकरण आप 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। मैं 1 में रख रहा हूं तो 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास ये रही, 2x प्लस वाई बराबर में 13। तो 2x की जब x का मान रखेंगे कितना आया था हमारे पास, 5, बाकी वैसे का वैसा। तो 2 5 10 प्लस वाई बराबर में 13। y है ये 13 है, और ये प्लस का 10 इधर है, किसका आ गया, माइनस का 10। तो y बराबर कितना आ गया, 3। तो हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा x और y के मान निकालने थे। x का मान हम पहले ही निकाल चुके हैं 5, और y का भी हमने निकाल दिया 3। तो सवाल नंबर 6 भी होता है कंप्लीट। सवाल नंबर आगे दिया गया 7। सवाल नंबर 7 में एपी का ये प्रश्न दिया गया प्रश्नावली 5 से। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया गया, हमें करना है वह एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद और 7वां पद हमें दिया गया है। सबसे पहले हमें क्या दिया गया, तीसरा पद। तीसरे पद की अगर हम समीकरण बनाएं तो क्या बनेगी, a प्लस 2d। 2d क्यों, क्योंकि हमेशा होता है a प्लस n माइनस 1, यानी जितना पद है उससे 1 कम कर दीजिए। 3 है तो 2 हो जाएगा, 2 है तो 1 हो जाएगा, 10 है तो 9 हो जाएगा। तो 1 कम करके d से गुणा कर दीजिए। ये हमारा हो गया है तीसरे पद की समीकरण। और तीसरा पद कितना था, 5, यानी कि ये a प्लस 2d बराबर क्या था, 5। तीसरा पद 5 था। ये समीकरण 1 हो गई। ऐसे ही समीकरण 2 बनेगा 7वां पद की। 7वें पद यानी कि एक समीकरण बनेगी हमारे पास a प्लस जितना पद है उसे 1 कम करके d से गुणा, और वो कितना हमारे पास 9। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 और 2 के युग्म जो बने हैं उनको हल करने हैं। तो हमारा a और d जो निकलना है वो निकल जाएगा, और फिर AP क्या बनेगी वो हम बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, समीकरण 1 और 2 को हल करते हैं। तो हमारे पास जो पद बड़ा है, 7वां पद बड़ा है, उसको हम ऊपर लिखकर, यानी समीकरण 2 को ऊपर रख के और समीकरण 1 को नीचे रख के हम क्या कर देंगे, दोनों समीकरणों को एक दूसरे से घटा देंगे। घटाने का मतलब क्या होता है कि हमारे पास ये माइनस का निशान है वो सभी निशानों को बदलेगा, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, यानी a प्लस माइनस क्रॉस। यहाँ प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस। 6 में से 2 जाएगा तो बचेगा 4d, और यहाँ 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा 4, और d बराबर आ जाएगा, सामने था 4, d के साथ वाला 4 जाएगा भाग में, तो उत्तर आएगा d बराबर 1। d आ चुका है।
अब डी का मान हम समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख के 1 निकाल सकते हैं। जैसे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 हमारे पास ये रही, a प्लस 2, डी की जगह डी का मान रख देते हैं, कितना आया 1 बराबर में 5, तो a प्लस 2 एकम 2 बराबर में 5। तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर a है बराबर में 5 है, ये प्लस का 2 बराबर से उधर जाएगा तो किसका आ जाएगा, माइनस का। तो a बराबर कितना आ गया 3। a हमारे पास है, d हमारे पास, अब एपीएम बनानी है तो बना सकते हैं। कैसे बनेगी, a हमारे पास कितना आ गया है 3, डी का मतलब समझते हो, आगे का जो बढ़ता रहेगा वो, या डिफरेंस, मतलब कहने का मतलब ये। तो प्लस का 1 है तो ए के अंदर वो प्लस 1 आगे बढ़ता रहेगा, तो 3 है, तो अगला A2 क्या रहेगा 4, A3 क्या रहेगा 5, 6, इस तरीके से ये समीकरण आगे बढ़ती रहेगी। जैसे हमारा जो दिया भी गया था, पहला दूसरा तीसरा पद हमारा 5 हो रहा है और 7वां पद हमारा 9 होगा, गिनके हम देख सकते हैं 1 2 3 4 हो गया है, आगे 7 आएगा, 5वां पद, 6ठा पद 8 और 7वां पद 9 भी आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये सवाल नंबर 7 भी होता है कंप्लीट। अगला सवाल जो प्रश्नावली 6 से है, उसमें में दिया गया डीई बीसी के समांतर है, डीई बीसी के समांतर है। तो त्रिभुज ध्यान से देखिए कुछ इस प्रकार से, जिसमें ये दोनों भुजाएं समांतर है, तो इन दोनों भुजाओं के बीच के जो भाग हो गए ना, वो क्या हो गए, समान अनुपात में बराबर होते हैं। जैसे पहले इसका अगर हम एडी लिखेंगे तो इसके बट्टे में भाग दूसरा कौन सा आएगा, डीबी। इसका भाग एई लिखेंगे तो इसके बट्टे में दूसरा भाग कौन सा आएगा, ईसी। ध्यान रखिएगा ये हमें समझना जरूरी है, जो हमारी समांतर भुजाएं हैं उनके भाग ही समानुपाती होते हैं। तो अगर इसके ये बराबर, इसके ये बराबर, समान अनुपात में, ठीक है। और ये कौन सी प्रमेय थी हमारी, थेल्स, ये बताना ना भूले, प्रमेय 6.1, ठीक है, क्योंकि ऐसे हम नहीं लिख सकते हैं। इसमें एक लाइन और भी लिखनी पड़ेगी, त्रिभुज ए बी सी, उसमें क्या था जो हमें बराबर दिया गया था, डीई समांतर है बीसी के। तो थेल्स प्रमेय के अनुसार हम कह सकते हैं कि जो समांतर भुजाएं उनके संगत भाग क्या होते हैं, समानुपाती, ठीक है, इक्वल होते हैं। अब हमें क्या करना है, एडी, एडी का मान हमें दिया गया कितना है, एक्स, बट्टे में डीबी का मान एक्स माइनस 2, बराबर में एई का मान एक्स प्लस 2 और बट्टे में इसी का मान एक्स माइनस 1, और ये एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल हमें यहाँ पे करनी पड़ेगी वज्र गुणा, यानी कि अपोजिट मल्टीप्लाई, यानी एक्स की मल्टीप्लाई पूरे से करो तो ये आएगा एक्स की एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की एक्स से एक्स, और इधर हमें गुणा करनी है एक्स प्लस 2 की गुणा करनी है एक्स माइनस 2 से, ठीक है। ये गुणा हो चुका है, ऐसे हम कुछ नहीं करेंगे। इसमें क्या होता है, दोनों ब्रैकेट हैं तो एक ब्रैकेट की पहली संख्या की पूरे ब्रैकेट से, दूसरी संख्या की फिर पूरे ब्रैकेट से गुणा करते हैं। जैसे पहले x लेते हैं, x की गुणा x से करने पे एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ माइनस x की गुणा 2 से करने पे 2x। अब इसकी गुणा वापस इससे करो, प्लस की 2 से गुणा करनी है x से तो 2x, और माइनस 2 की गुणा 2 से गुणा पर आएगा 4। अब सिंपल देखते हैं हमें पता है बराबर के दोनों तरफ अगर एक्स स्क्वायर है तो एक दूसरे से कट जाएंगे। ऐसे समझने है तो देखो एक्स स्क्वायर इधर है, ये प्लस का इधर आएगा तो किसका आएगा, माइनस का। कहने का मतलब ये एक दूसरे से क्रॉस होने ही होने हैं। अब एक्स को अलग करते, माइनस का एक्स था उधर, माइनस का 2x इधर आएगा, किसका आ जाएगा, प्लस का 2x। वैसे करने की जरूरत ही नहीं है, ये माइनस का 2x और प्लस का 2x बराबर के उधर है, दोनों एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, क्रॉस। तो हमारे पास बचा क्या है, सिर्फ माइनस का x, बराबर में क्या बचा है, माइनस का 4। तो x से x कट, माइनस से माइनस कट गया, x बराबर क्या बचा 4, और हमसे पूछा गया था x का मान। आगे हमारे पास है सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 प्रश्नावली 7 का सवाल है। इसमें हमें एक बिंदु है k, उसके निर्देशांक दिए गए हैं, जो रेखाखंड PQ का मध्य बिंदु है, ठीक है, और Q के निर्देशांक भी हमें दे रखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले एक रेखा बनाते हैं जो है PQ, रेखाखंड कौन सा है, PQ है, जिसमें क्या बोला गया है, K है जो PQ का मध्य बिंदु है। यहां पर K के निर्देशांक है 5 4, Q के निर्देशांक है 2 3, P के निर्देशांक जो है ना ये हमें ज्ञात करने हैं।
और ये क्या होंगे, ये होंगे x1 और y1, ये हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सी बात है, फॉर्मूला हम किसका लगाएंगे, फॉर्मूला जो हमें यहाँ पर दिया गया है, मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला ही लगेगा। ठीक है, अब मध्य बिंदु का अगर हम फॉर्मूला लगाएंगे, मध्य बिंदु k है। ठीक है, और k के अंदर भी हमें पता है ये पहला मान x का, दूसरा मान y का है। अगर हम x का फॉर्मूला लगाएंगे तो हमें लगाना पड़ेगा, x का फॉर्मूला होता है x, और साथ में क्या होता है यहाँ पर x2 भाग में 2। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है, अगर x का लगा रहे हम तो x हमारे ये पहला 1 हो गया, प्लस में x2 हो गया, दोनों को आधा कर देंगे। y का भी ऐसे ही लगेगा, y1 प्लस y2 बटे में 2। y का हम बाद में लगाएंगे, पहले x का लगाते हैं। तो देखो x के लिए x का मान जो हम निकालेंगे वो पहले से हमें दिया गया, कितना है 5। तो सिंपल हम क्या करेंगे, यहाँ पे x1 का मान हमारा कितना है, x1 ही है, प्लस में x2 का मान हमारा कितना है, ये होता है x2, 2 भाग में कितना, 2 बराबर में कितना है 5। सबसे पहले इसे ही हल करते हैं, जो भाग में 2 है वो इधर है, किस में आ जाएगा, गुणा में, तो बराबर में कितना आ गया 10, बाकी वैसे का वैसा। अब लास्ट लाइन में हमें क्या करना है, x1 है 10 है, ये प्लस का तो इधर है, किसका आ जाएगा माइनस का। यानी हम कह सकते हैं कि x1 का मान हमारे पास कितना आ गया है, 10 माइनस 2 8। पहला जो हमारा x1 है p निर्देशांक का बिंदु, उसका मान आ गया। y का निकालना है, तो y का निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, y1 प्लस y2 बटे में 2। तो देखो y का मान हमें निकालने की आवश्यकता नहीं है, दिया गया है 4, बराबर में y1 ही है, नहीं पता, y2 हमारे लिए ये रहा 3 भाग में 2। तो देखो 4 है, ये भाग वाला 2 इधर आएगा तो गुणा में आएगा, बराबर में y1 प्लस में 3 वैसे का वैसे, 4 दूना हो गया 8, बराबर में y1 है, ये प्लस का 3 इधर है, किसका हो जाएगा माइनस का, तो 8 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 5, बराबर में क्या बच गया y1। तो हमें क्या चाहिए था, हमें चाहिए था हमारे x1 और y1 जो p बिंदु के निर्देशांक थे, तो वो हमें मिल चुके हैं। यहाँ हम लिख सकते हैं p के निर्देशांक क्या है, पहला x1 जो आया 8, फिर y1 जो आया है 5, यानी कि 8 और 5 ये रहेंगे हमारे p बिंदु के निर्देशांक।